उर्मिला जी बरामदे में अकेली बैठी हुई थी। तभी पुष्पा उनसे मिलने आती है, लेकिन वह देखती है कि उर्मिला जी की तबीयत बहुत खराब है। उर्मिला जी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। पुष्पा के कहने पर उर्मिला जी ने अपने बड़े बेटे सचिन को फ़ोन मिलाया, जो कि विदेश में अपनी पत्नी के साथ रहता था। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद सचिन ने फ़ोन उठाया। हेलो बेटा सचिन। हाँ माँ बोलिए, मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। वैसे आप ठीक तो हैं ना? नहीं सचिन, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही। मुझे पता है तू अपने काम में बहुत व्यस्त है, तू तो नहीं आ सकता, लेकिन बेटा एक बार मेरे कहने से अपने दोस्त कौशल को फ़ोन ज़रूर कर देना। वह यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं। उर्मिला जी ने कांपते आवाज़ में अपने बेटे सचिन से कहा, माँ आप भी गजब करती हो। कितना कहा था कि गांव की ज़मीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी का सुनना ही नहीं है। पर बेटा तू तो जानता है पूरा जीवन यहाँ अपनों के बीच गुजारा है। तेरे शहर में मुझे कोई पहचानने वाला भी नहीं है, ना ही कोई बात करने वाला है। तेरी पत्नी भी जॉब करती है। एक बार जब आई थी तो एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता था। यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं, मेरे भाई बंधु हैं। माँ की बात बीच में ही काटता हुआ सचिन बोला, अच्छा माँ ठीक है, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फ्री होता हूँ कौशल को फ़ोन कर दूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, या फिर आप रीना दीदी को क्यों नहीं बुला लेती? वह थोड़ी दूर पर ही तो रहती हैं। 1-2 दिन आकर घर भी संभाल लेंगी और आपका ख्याल भी रख लेंगी। मैं आने की कोशिश तो करता, पर माँ बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी है। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सचिन ने अपनी लाचारी प्रकट की। जितनी देर सचिन ने यह सब बातें करने में लगा दी, इतनी देर में तो कौशल को फ़ोन भी कर देता। उर्मिला जी सोचने लगी, आज बेटे के ऑफिस का काम बूढ़ी माँ के इलाज से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सचिन से सलाह के लिए तो उर्मिला जी ने फ़ोन नहीं किया था। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने दोस्त कौशल को फ़ोन कर दे, पर शायद कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सेवा करवाने के लिए उसे बुला रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में उर्मिला जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। ज़िंदगी के इस मोड़ पर आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई थी, अगर अपना शरीर साथ न दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी उर्मिला जी ने अपनी बेटी रीना के ससुराल में फ़ोन लगाया। बहुत देर बाद रीना की सास ने फ़ोन उठाया और नाक चढ़ाते हुए बोली, समधन जी इस समय आपने फ़ोन क्यों किया? कुछ नहीं बहन जी, मुझे रीना से कुछ ज़रूरी बात करनी है। घर पर सब ठीक तो है? उर्मिला जी ने पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है, मैं रीना को फ़ोन देती हूँ। हेलो मम्मी जल्दी बोलिए, मैं किचन में खाना बना रही थी। रीना बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, अगर तू कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाती। आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपनी बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है, पर मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, यहाँ उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। एक क्षण के लिए भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ एक रास्ता ज़रूर निकाल सकती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं तो मैं अपनी सास के साथ साथ आपकी देखरेख भी कर लूँगी। पर बेटा समधन जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दुखी होते हुए उर्मिला जी ने कहा, आप भैया से बात क्यों नहीं करती हो? कुछ दिनों के लिए तो आपके पास आ ही सकते हैं। दोनों बच्चों से मिन्नतें करने में उर्मिला जी की बची कुची हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बुखार की वजह से तो उनको बेहोशी छाने लगी थी। उन्हें लग रहा था
कि अब इस बूढ़ी माँ की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनके बच्चे उनके बुखार को भी सीरियस नहीं ले रहे थे। किसी को उनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। उर्मिला जी की आंखों से आंसू छलक गए। वह सोच रही थी, क्या यह वही बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। लगभग 30 बरस की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। जमाने के साथ लड़कर संघर्ष करके अकेले ही अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था। सचिन शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था और अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद बड़ा ऑफिसर बन गया था। अपनी पसंद की लड़की शैली से उसने शादी कर ली थी। उर्मिला जी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। वहीं बेटी के अच्छे संपन्न घर में हाथ पीले करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज़्यादा देर न करते हुए उर्मिला जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनके बीमारी की खबर पुष्पा ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। पुष्पा अपने पति के द्वारा छोड़ी गई एक कमजोर स्त्री थी। उसके 2 बेटियां थीं। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों का भरण पोषण करती थी। जैसे ही उसे पता चला कि उर्मिला जी अस्पताल में भर्ती हैं, वह तुरंत उर्मिला जी से मिलने पहुंची। उधर अर्ध बेहोशी की हालत में उर्मिला जी ने अस्पताल के कर्मचारियों को डॉक्टर कौशल के बारे में बताया। डॉक्टर कौशल की वजह से उनको आसानी से अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। डॉक्टर कौशल की मदद से उन्हें चिकित्सा परामर्श, खून की जांच की रिपोर्ट से पता चला कि डेंगू की वजह से उनकी प्लेटलेट काउंट कम हो रही थी। डॉक्टर कौशल को पता था कि उर्मिला जी अकेली रहती हैं, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहीं रहिएगा। रोज पुष्पा उर्मिला जी के लिए खाना बनाकर ले आती थी, साथ में फल और उर्मिला जी की सभी ज़रूरत की चीज़ों को लाती रहती थी। अब तो एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आते रहते। सभी के प्यार के साथ में उर्मिला जी जल्दी अच्छी हो रही थी, पर उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 4 दिन हो गए, लेकिन किसी को भी उनकी सुध लेने की फुर्सत न मिली। उर्मिला जी की निगाहें दरवाजे पर ही लगी रहती थीं। वह अपने बेटे और बेटी का इंतजार करती रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने उन्हें आकर बताया कि आपसे कोई मिलने आया है। वह तुरंत अपने बेड पर बैठ गई। उर्मिला जी को लगा कि उनका बेटा सचिन विदेश से उनसे मिलने आया होगा। उर्मिला जी के चेहरे पर अपने बेटे से मिलने की खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने देखा वह तो उनके पड़ोसी मनोहर लाल जी का बेटा गौरव था। वह अपनी पत्नी के साथ उन्हें देखने आया था। अब तो उर्मिला जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। जो खून के रिश्ते हैं वह ऐसे पराये हो जाएंगे, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और एक तरफ पुष्पा थी जो कि पराई थी, फिर भी दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांगती रहती थी। पूरे 5 दिन बाद सचिन का फ़ोन आया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कौशल को फ़ोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी व्यस्त था कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। सच कहा तूने, अब तेरे पास 2 घड़ी की भी फुर्सत नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उर्मिला जी ने फ़ोन रख दिया। पूरे 8 दिन बाद उर्मिला जी अपने घर वापस आईं। पुष्पा ने पूरा घर साफ सुथरा कर रखा था। यह देखकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। उर्मिला जी ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछा, क्योंकि आज उन्हें जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत
जो सीखने को मिला था। आज उर्मिला जी के लिए पुष्पा बेगानी होते हुए भी अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की अपनी पूरी जमीन जायदाद घर सब कुछ उर्मिला जी ने अपनी वसीयत में पुष्पा के नाम कर दिया था। अपनी छोटी बेटी रीना और बेटे सचिन को फोन करके उन्होंने यह खबर दे दी थी। सचिन ने जैसे ही यह सुना वह तुरंत दूसरे दिन ही गांव आ गया। सचिन अपनी मां पर चिल्लाते हुए बोला, मां, आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह मैं जान सकता हूं। उनकी बेटी रीना भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह भी अपनी माँ को आंखें दिखाते हुई बोली, माँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो आपने सब कुछ उस पुष्पा के नाम कर दिया है। अपने बेटे और बेटी के सामने देखते हुए उर्मिला जी बोली, मैं भी हाड मास से बनी इंसान हूँ। इंसानों को और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह आता है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते पर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधाएं इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई जिसमें माँ के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व ही भूल गए। मेरी तबीयत खराब की खबर मैंने तुम्हें फोन पर दे दी थी, फिर भी तुम दोनों को फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली। मैं 8 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। तुम दोनों में से किसी ने भी एक बार मेरी सुध न ली। और रीना, तू जो आज बड़ा दम भर रही है, अब बस वसीयत की खबर सुनकर कैसे एक पैर पर दौड़ी चली आई। जब तो तूने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को ही भेज देती मेरा हाल चाल पूछने के लिए। इतने दिन अस्पताल में रही, तुम्हारे आने का इंतजार करती रही, पल पल मरती रही। मुझे एक एक पल जाने कितने सालों के समान लग रहा था। मेरे दिल पर क्या गुजरी तुम दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तुम दोनों के इस तरह के उपेक्षित व्यवहार से शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। ऐसे कठिन समय में पुष्पा ने मेरी सहायता की, मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बन के मेरी सेवा की। इसलिए यह मेरी उत्तराधिकारी है। जो मेरी सेवा करेगा मेवा भी तो उसी को मिलेगा। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो। इसके लिए भी मैंने वकील साहब से कागजात बनवाकर तैयार करवा लिए हैं। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल करती हूँ। अब बहन भाई को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दोनों ने ही अपने जीवन के सुख के सामने अपनी बूढ़ी विधवा माँ की बीमारी को अनदेखा कर दिया था। सचिन अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका दोषी हूँ। मुझे घर पैसा जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी माँ चाहिए। आज आपने हमें एहसास करा दिया कि माँ कितने कष्टों को सहकर अपनी संतान को जीवन में लाती है, और जब वही संतान उन्हें उपेक्षित कर दे तो वह पल बहुत कष्टदायी होता है। माँ, आप बेशक अपनी जायदाद से हमें बेदखल कर दीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी से मत निकालिए। दूसरी तरफ रीना की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह भी अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। सचिन बोला, माँ, मुझे अब जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगा। दोनों की आंखों से बहते आंसू प्रायश्चित कर रहे थे। माँ का दिल तो बड़ा होता है। माँ ने उन दोनों को माफ़ तो कर ही दिया। दोस्तों, हमारे समाज के बुजुर्गों के साथ यह बहुत बड़ी समस्या है। जहां बुजुर्ग अपनी जड़ भूमि से उखड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, वहीं दूसरी तरफ
बच्चों का उपेक्षित व्यवहार उन्हें दुखी कर देता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या उर्मिला जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।